नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पूर्व की जो हमारी विगत कक्षाएं रही हैं, जिनमें हम लोगों ने किशोर अवस्था के बारे में पढ़ा है। किशोर अवस्था क्या है, किशोर अवस्था के मुख्य मुख्य जो कथन थे उनके बारे में अध्ययन किया। किशोर अवस्था की क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या उनकी आकांक्षाएं ही रही, और या क्या एडोलेसेंस एज में एजुकेशन का आधार होना चाहिए, उस बातों को हम लोगों ने पढ़ा है। इस कक्षा में मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूंगा। हम शुरू से लेकर के अंत तक समग्र, जिसमें शैशव, बाल और किशोर अवस्था का अध्ययन किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। देखिएगा, ये हम लोगों ने बाल विकास के बारे में बहुत बेहतरीन चर्चा कर चुके हैं। गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक के बालकों का अध्ययन, इतिहास के बारे में आपको बता चुका था। 19वीं 18वीं सदी में पेस्टालॉजी 1774 में आया था, जिसका 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था, और वो अध्ययन बेबी बायोग्राफी के माध्यम से किया था। उसके बाद में जोहान हाइनरिक पेस्टालॉजी, इसका पूरा नाम है, जो कि स्विट्जरलैंड का शिक्षा शास्त्री हुआ करता था। स्टेनले हॉल 19वीं सदी में आया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था एडोलेसेंस एज, जो कि 1904 में लिखी गई थी मित्रों। उसे बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, स्टेनले हॉल को। और पहला बाल सुधार गृह भी इन्होंने स्थापित किया था, क्रो एंड क्रो। इसने कहा था कि 20वीं सदी बालक की सदी है, ये 19वीं सदी की बात है। उसके बाद में मित्रों हम लोग चलते हैं 20वीं सदी में, या भारत की बात करें तो भारत में 1930 में ताराबाई मोडे के द्वारा बाल मंदिर संस्थान गुजरात के गीजूबाई के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बारे में हम लोगों ने परिभाषा, बहुत सी परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं बाल विकास के बारे में। लेकर के मैं अगली परिभाषाओं में आपको लेकर चल रहा हूं सीधा। मित्रों, अवस्थाएं 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। गर्भावस्था, पहली गर्भावस्था है जो जन्म से पूर्व की अवस्था है, जन्म से पूर्व की। दूसरी जो अवस्था है उसे कहते हैं शैशवावस्था, जो 0 से 3 वर्ष या 2.5 वर्ष भी मानी गई है। उसके बाद में, या 0 से कई लोग इसे 6 वर्ष भी मानते हैं। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक हमने माना है। और किशोर अवस्था 12 से 18, कहीं कहीं हमें 19 वर्ष भी देखने को मिलता है। ये थी अवस्थाओं के बारे में। गर्भावस्था को मैं विस्तृत रूप से आपको पढ़ा चुका था। 3 प्रकार की अवस्थाएं थी, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। किस प्रकार के उसमें माता का दूध क्या कहते हैं उसको, धीरे धीरे हम लोगों ने 3 परतों का भी हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें एक्टोडर्म, एंटोडर्म और मीसोडर्म के बारे में हमने चर्चा की है। वो गर्भकाल की बात है। शेषोवस्था में हम लोग आए, शेषोवस्था के बारे में क्या क्या लक्षण होते हैं ये पढ़े हैं। बाल्यावस्था के बारे में 6 से 12 वर्ष तक के जो बालक के लक्षण होते हैं, किन किन लोगों क्या क्या कथन था वो कहा है। उसके बाद में हमने किशोर अवस्था को पढ़ा, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक का ये किशोर का समय। स्टेनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने तूफान और झंझावत की अवस्था को मित्रों बताया है। रोज के जब वर्गीकरण की हम लोग बात करते हैं, ये रोज का वर्गीकरण था, आप लोगों ने देखा था। रोज ने 4 प्रकार का वर्गीकरण बताया था, जिसमें शैशव काल, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और किशोर अवस्था की चर्चा इनमें की गई थी। उसके बाद में अर्नेस्ट जोन्स का वर्गीकरण में देखते चलिएगा, इन्होंने भी 4 प्रकार की बातें इन्होंने बताई, और 4 प्रकार की बातें ही इन्होंने बताई थी। अर्नेस्ट जोन्स, इन्होंने ये है जिन्होंने गर्भकाल नहीं बताया है। ये सीधा, ये भी गर्भकाल की बात नहीं करते हैं, सीधे निकले शैशव काल से, जन्म से 3 वर्ष, ये जन्म से 6 सप्ताह बताते हैं। ये पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष बता रहे हैं, जबकि बाल्यकाल इन्होंने पूरा ही बताया 6 से 12 वर्ष। रोस और अर्नेस्ट जोन का वर्गीकरण है। फिर हम लोगों ने किशोर काल को 12 से 18, जब किशोर अवस्था 12 से 18, यहां पर दोनों की समानता हमें देखने को मिलती है। और प्रौढ़ अवस्था 18 से ऊपर काल है, 18 से ऊपर का काल है। केवल पहला मनोवैज्ञानिक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने प्रौढ़ावस्था को भी शामिल किया है। इसको प्रौढ़ावस्था को शामिल करने वाला कौन था? वो अर्नेस्ट जोन्स था। आपने जेम्स ड्रेवर की परिभाषा को भी जाना होगा, जो शैशवावस्था से परिभाषा बताता है, वो भी गर्भावस्था को शामिल नहीं करता, जो कि एक अपवाद है। अब मित्रों, कार्लसनी का वर्गीकरण और हरलोक महोदया का वर्गीकरण भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक ने 11 प्रकार की बातें बताई हैं और एक ने 9 प्रकार की।
11 प्रकार का वर्गीकरण है, आप लोगों के सामने है, देखिएगा। काल्सनिक का वर्गीकरण गर्भाधान से जन्म तक, पूर्व या जन्म की पूर्व की अवस्था, ये बात काल्सनिक कहता है। जबकि हरलोक महोदया जन्म से पूर्व अवस्था, गर्भाधान से जन्म तक दोनों में समानता हम लोगों को दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, शैशव काल जन्म से 4 सप्ताह बताता है काल्सनिक, जबकि शैशव काल को जन्म से दूसरे सप्ताह का अंत बताता है हरलोक महोदया। दोनों में ये डिफरेंट हमें समझने की आवश्यकता है। प्रारंभिक शैशव काल 4 से जन्म से 4 सप्ताह बताते हैं, जबकि ये शैशव काल को उन्होंने कहा जन्म से दूसरे सप्ताह तक। प्रारंभिक शैशव काल 1 से 15 माह, जबकि ये सीधा वत्सावस्था में आए हैं, जिसे शैशव काल कैसे दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक का अंत इन्होंने बताया है। उत्तर शैशव काल, यहां पर इन्होंने शैशव काल को समापन कर दिया 3 भागों में बांट करके। शैशव काल प्रथम, प्रारंभिक और उत्तर शैशव काल 3 बातें हैं। 15 से 30 सप्ताह अर्थात 2.5 वर्ष, अर्थात 2.5 वर्ष की बात कौन कर रहा है? काल्सनिक करता है, जबकि वत्सावस्था को इन्होंने 2 वर्ष में ही समापन कर दिया है हरलोक महोदया ने। पूर्व बाल्यकाल इन्होंने 2 से, काल्सनिक 2.5 से 5 वर्ष बता रहे हैं, जबकि हरलोक महोदया बताती है 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, जबकि काल्सनिक 2.5 से 5 वर्ष बताते हैं। यहां पर मध्य बाल्यकाल इन्होंने जो लिया है, इन्होंने 3, 3, 4, 5 और 6, 4 साल का समय लिया है, जबकि इन्होंने मात्र 2.5 साल का समय ही लिया है। यहां पर मध्य बाल्यकाल ये बताते हैं 5 से 9 वर्ष का है, काल्सनिक के अनुसार 5 से 9 वर्ष का मध्य बाल्यकाल है, जबकि इन्होंने उत्तर बाल्यकाल को समाप्त 6 से 12 वर्ष या 10 वर्ष में समापन कर दिया, जबकि काल्सनिक उत्तर बाल्यकाल बताते हैं 9 से 12 वर्ष। यहां पर 3 बातों में बाल्यावस्था को समापन कर दिया इन्होंने। 2.5 वर्ष से शुरू करके 12 वर्ष तक बाल्यावस्था बताते हैं, जबकि इन्होंने बाल्यावस्था को बांटा है मात्र 2 वर्ष से 12 वर्ष, इन्होंने 10 वर्ष का समय आपके सामने रखा है। एक इन्होंने बात कही यौवनारंभ, हरलोक महोदय का सबसे सटीक जो विश्लेषण था वो था 10 से 12 वर्ष, 13 से 14 वर्ष। 10 से 12 वर्ष लड़कियों को इन्होंने शामिल किया है और 13 से 14 वर्ष में इन्होंने शामिल किया है लड़कों को। आगे देखिएगा, फिर पूर्व किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष से लेकर के 13-14 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक किशोर अवस्था है, जबकि काल्सनिक महोदय कहते हैं 9 वर्ष 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक किशोर अवस्था है, और उत्तर किशोर अवस्था काल काल्सनिक ने माना है 15 से 21, जबकि हरलोक महोदय किशोर अवस्था को कहते हैं 21 वर्ष तक, 21 वर्ष तक माना गया है। मध्य प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष और मध्य वय 40 से 60 और वृद्धावस्था के बाद 60 वर्ष के मृत्यु के बाद मृत्यु तक भी मानी गई है। तो ये वर्गीकरण काल्सनिक और हरलोक महोदय का था। आप लोगों को 3-4 बातें इसमें देखनी है। पहला देखना है यौवनारंभ, इन्होंने बताया 10 से 12 और 12 से 13-14 वर्ष, ये वर्गीकरण हरलोक महोदय का था, जबकि काल्सनिक ने बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा था, 2.5 वर्ष, 2.5 से 5, मध्य बाल्यकाल 5 से 9, उत्तर बाल्यकाल 9 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था की हम लोग जहां पर बात करते हैं, किशोर अवस्था में तो 12 से 15 और 15 से 21 अधिकांश है, हम लोगों ने माना है 12 से 18 वर्ष, जबकि काल्सनिक भी 21 मानता है और हरलोक महोदया भी 21 वर्ष को मानती है। लेकिन एक शब्द है किशोर अवस्था में हम टीन एज कहते हैं, टीन का मतलब होता है लास्ट चलते हैं तो 19 अर्थात 19, टीन एज किशोर अवस्था को माना है तो 19, 20 में तो टीन आएगा नहीं, इसलिए 19 वर्ष का भी हम लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं इस बात को मानने के लिए। चलता हूं मैं आगे मित्रों। अब ये विकास क्रम है, किस प्रकार से एक बालक का डेवलपमेंट, एक बालक का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है वो हमें देखने की आवश्यकता है। पहले सबसे पहले बालक 3 श्रेणियों में बालक का विकास हो रहा है। यहां पर हम गर्भावस्था की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि गर्भावस्था को मैं आपको बता चुका हूं, शैशवावस्था जो गर्भावस्था रही है। यहां पर हम बात कर रहे हैं बालक के शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की और किशोरावस्था की, जिनमें हड्डियां होंगी, जिनमें उनकी मांसपेशियां होंगी, जिनमें उसका वजन होगा, जिसमें उसकी लंबाई होगी, भार होगा। इन बातों में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों सबसे पहले देखिएगा शैशवावस्था में हड्डियां, मैं आपको बता चुका हूं शैशवावस्था में हड्डियों की कुल संख्या होती है
270 कितनी होती है? 270 हड्डियां। लेकिन बालक बाल्यावस्था में जो आता है उसमें हड्डियों की संख्या बढ़ती है, 305 से लेकर के अधिकतम 350 तक हो सकती है। 305 से लेकर 350 तक संभव है। जबकि बाल्यावस्था में जब बालक खेलने लगता है, खेल कूद के मैदान में बालक रहता है, उस वक्त उस बालक की हड्डियां कुछ मजबूत होने लगती हैं, स्थिरीकरण होना प्रारंभ हो जाता है, मजबूत मिलना लग, जैसे दो हड्डियां आपस में मिल जाएंगी, मांसपेशियों में हड्डियों में कुछ मजबूती, कुछ कठोरता, कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनना लगती। इसीलिए किशोर अवस्था में जाते जाते हम देखते हैं हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो देखिएगा 270, 350 और 206 ये हड्डियों की कुल हमने संख्या पढ़ी है जो शेषावस्था में, बाल्यावस्था में और गर्भावस्था में आती है। उसके बाद में मस्तिष्क का भार, मस्तिष्क के भार की हम लोग चर्चा करते हैं मित्रों। 300 यह 350 ग्राम भी हो सकता है और 300 ग्राम भी संभव है। 350 ग्राम या 300 ग्राम दोनों ही बातें लागू होती हैं, जिसमें मात्र 1.25 किलो होता है। 1/4 जहां तक मैं बता रहा था 1/4 होता है शरीर के अनुपात मस्तिष्क का भाग जन्म के समय में। लेकिन जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है मस्तिष्क के अनुपात भार में कमी होती चली जाती है धीरे धीरे। फिर है दांत। बालक के जो दांत होते हैं मित्रों, दांत प्रारंभ में 6 माह के बाद दांतों की निकलना प्रारंभ होता है और वो शेषावस्था में अधिकतम संख्या 20 तक पहुंच जाती है। अधिकतम संख्या 20 तक होती है, लेकिन बाल्यावस्था में 15 से 20। क्यों? क्योंकि जो दूध के दांत यहां पर होते हैं वो टूटने लगते हैं और दांतों की संख्या 15 से 20 रहती है। किशोर अवस्था में उन दांतों के दूध के दांत गिरने के बाद दांतों में कुछ स्थायी दांत निकलना प्रारंभ होते हैं, जिनकी संख्या पढ़ी हमने 20 से 25। अब देखते हैं यहां पर दांतों की, जहां पर हम बात करेंगे 0 से 20, 6 माह से लेकर के 13 महीने तक दांत निकलना प्रारंभ होते हैं, जो 20 तक हो सकते हैं। बाल्यावस्था में 15 से 20 दांत होंगे और किशोरावस्था में 25 से 15 से 20 और यहां पर होंगे 20 से 25। उसके बाद मैं चलता हूं मित्रों वजन। वजन देखिएगा 3 किलो से 16 किलो तक बालक का जब जन्म होता है तो एक बालक का सामान्य तौर पर 3 किलो उसका भार होता है। कितना? 3 किलो भार। फिर 16 किलो, यानी 3 किलो से भार कितना शेषावस्था में पहुंच गया है? 16 किलो। क्योंकि यहां पर विकास की जो गति होती है वो तेज होती है, तीव्र होती है, इसलिए बालक का जो वजन 16 किलो तक का वजन संभव होता है। 15 से 20 यहां पर बात करते हैं। अब बाल्यावस्था में लड़का 30 से 48 किलो का होता है और 30 से 50 तक लड़की होती है बाल्यावस्था में वजन। यहां पर दोनों में कुछ चेंजेस यहां से प्रारंभ होते हैं परिवर्तन होना। किशोर अवस्था में हम लोग देखते हैं यही बात 12 से 13 वर्ष की उम्र में एक बालक जो किशोर में पहुंचता है 38 से 60 किलो लड़के का और 40 से 60 किलो लड़की का वजन होता है 12 से 13 वर्ष में। क्योंकि लड़का विकास में कुछ धीमा होता है, लड़कियों की गति विकास की बहुत तेज हो जाती है किशोर अवस्था के प्रारंभ में, इसलिए लड़कियां यहां पर बाजी मार जाती हैं 40 से 60 किलो। अब किशोर अवस्था के अंत में 17 से 21 वर्ष तक देखते हैं 56 से 80 लड़का हो जाता है और लड़की का वजन 41 से 72 किलो तक ही संभव होता है। यहां उसके बाद में देखिए उसके मांसपेशियों का विकास। मित्रों शेषावस्था में मांसपेशियों का विकास 13 से 25% तक का ही होता है। 23 to 25 23% से लेकर 25% तक शेषावस्था में मांसपेशियों का विकास होता है। उसके बाद बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास 35% हो जाता है। कितना होता है? 35% हो जाता है। 65% तक मांसपेशियों का विकास किशोर अवस्था में हो जाता है। क्योंकि यहां पर कई बालक जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कई बालकों को बहुत बढ़िया पौष्टिकता मिलती है, अच्छी खुराक मिलती है, तो उनकी मांसपेशियों का विकास बहुत दुगना मजबूती को प्राप्त होता है और बेहतरीन तरीके से 65% मांसपेशियों का विकास यहां पर हो जाता है।
बालक की लंबाई मित्रों, जन्म लेता है बालक शेष अवस्था में 51 सेमी से लेकर 108 सीएम तक बालक की लंबाई मानी गई है। 51 से 108, जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक कितनी होगी? 51 से 108 लंबाई। जबकि बाल्यावस्था में हम देखते हैं 108 से लेकर के 138.3 इंच का लड़का होता है, और लड़की की यहां पर लंबाई कुछ बढ़ती है, जो 107 से लेकर के 139.2 लड़की की होती है। अब बाल्यावस्था में। जबकि हम किशोर अवस्था में बढ़ेंगे मित्रों, 154 से 172 लड़के और 156 से 170 लड़कियां हो जाती हैं। लड़के किशोर अवस्था के प्रारंभ में होते हैं मित्रों 172 तक, 157 तक, देख रहे हैं ना 154, ये किशोर अवस्था का प्रारंभ है, जबकि 156 यहां पर लड़कियां आगे रहती हैं। हम देखते हैं किशोर अवस्था की समाप्ति पर 172 सीएम लड़के होते हैं और 170 लड़कियां, यहां पर लड़कियां डाउन हो जाती हैं। हम आगे बात करते हैं धड़कन। मित्रों, बालक की जो धड़कन की होती है, एक शिशुअवस्था में जब बालक का जन्म होता है उसकी उसका हार्ट बीटिंग बहुत ज्यादा होती है, 140 तक। अब तक 140 उसकी हार्ट बीटिंग हो जाती है, 140। लेकिन बाल्यावस्था में एक मात्र 100 होती हैं, और सामान्य रूप से एक किशोर की धड़कन जो होती है वो 72 बार होती है, 1 मिनट में 72 बार। समझ में आ रहा है? यहां पर शिशुअवस्था में बालक के हृदय की धड़कन 140 होती है, लेकिन 100 पहुंच जाती है बाल्यावस्था में, और किशोरावस्था में उसके हृदय की धड़कन जो होती है वो होती है 72। ठीक है, ये हृदय की धड़कन। ये भी तो किशोरावस्था की धड़कन के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है, और आप लोग इसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। काम, काम का मतलब तो सेक्स। यहां देखिएगा, सेक्स को हम देखते हैं, यहां पर सिगमंड फ्राइड ने कहा कि किशोर अवस्था में, बाल्य शेष अवस्था में, जागृत अवस्था में रहता है काम। काम जागृत अवस्था में रहता है। यहां पर बालक के मन में कोई सेक्स की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी अंगूठे को चूसना, निपल को पकड़ना, अपने गुप्तांग के ऊपर हाथ फेरना, ये एक सेक्स डिजायर को दिखाते हैं, दर्शाते हैं यहां पर। तो यहां पर कहते हैं कि जागृत अवस्था में सेक्स होता है। उसके बाद में जैसे ही बाल्यावस्था में बालक आएगा, यहां पर उसका काम सुषुप्त अवस्था में, शांत अवस्था में, सुषुप्त या शांत अवस्था में रहता है। यहां पर देखिएगा जागृत अवस्था में किशोर, क्योंकि यहां पर किशोर में काम प्रवृत्ति की परिपक्वता का जन्म होता है, सेक्स मैच्योरिटी यहां पर बालक में बनती है। और जहां पर एक मनोवैज्ञानिक है जिसने कही भी ये बात कि बालक में 40% ऐसे बालक होते हैं जिन्होंने लिंगीय अनुभव को प्राप्त किया है। कितने होते हैं? 40% ऐसे बालक होते हैं जो लिंगीय अनुभव को प्राप्त कर लिए होते हैं। उसके बाद में देखिएगा, संवेग की बात करते हैं। बाल्यावस्था में संवेग मित्रों उत्तेजना रहती है, केवल उत्तेजना, जो कि क्रोध के कारण संभव हो सकती है, मानसिक दबाव है, उत्तेजना रहती है। उसके बाद में बालक के मन में प्राय सभी बाल्यावस्था में सारे के सारे संवेगों का जन्म हो जाता है, और वही बात संवेग किशोरावस्था में भी होते हैं। लेकिन यहां पर कुछ संवेग ज्यादा रहते हैं किशोर अवस्था में, जिनमें से क्रोध, घृणा और चिड़चिड़ापन, ये कुछ ज्यादा हावी होते हैं, क्योंकि बालक यहां पर संवेगात्मक दृष्टि से बहुत ही कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के सामने उसके जैसा कहेंगे वैसा ही वो बोलने लग जाएगा, क्योंकि जोश जुनून दोनों बातें यहां पर होती हैं। क्रोध भी आता है, जोश भी होता है, प्रेम भी करता है, घृणा भी करता है, और ईर्ष्या और चिड़चिड़ापन भी किशोरावस्था में शामिल हो जाते हैं। संवेग की स्थिति, संवेग नहीं रहती है। कहते हैं कि शैशवावस्था में कोई संवेग नहीं रहता, जबकि मैकडुगल ने कहा है गर्भावस्था के 14 सप्ताह में आते आते, गर्भावस्था में 14वें सप्ताह में आते आते किशोर में, सॉरी, एक बालक में संवेगों का जन्म होने लगता है। अब ये कहते हैं कि साहब यहां पर तो नहीं होता, तो कुछ हल्के फुल्के किशोर अवस्था में, इसमें शेष अवस्था में संवेग होते तो हैं, लेकिन वो शांत अवस्था में रहते हैं।
बाल्यावस्था में संवेग नियंत्रित होते हैं। कुछ बातों को छोड़ दें तो किशोर में बाल्यावस्था में एक बालक के संवेग नियंत्रित रहते हैं, जबकि सबसे बड़ी पहचान है किशोरावस्था की संवेगात्मक अस्थिरता। किशोर में संवेगों की दृष्टि से वो अस्थिर रहता है। यहाँ पर बालक वो किसी से लड़ाई करने लगता है, किसी को अपना प्रेम दिखाने लगता है, किसी के साथ में क्या करता है, किसी के साथ में क्या करता है। फिर है चिंतन। मित्रों चिंतन यहां पर देखते हैं बालक में चिंतन नहीं होता शेषोवस्था में, चिंतन शेषोवस्था में नहीं होता है, जबकि कहता है मूर्त चिंतन ये बालक जो है यहां पर खिलौनों के साथ में चिंतन करने लगता है। वो चिंतन उसका होता है अतार्किक। कौन सा होगा? वो चिंतन होता है बालक का अतार्किक चिंतन बाल्यावस्था में। जबकि जैसे ही वो खिलौनों को छोड़ के मित्रों आगे बढ़ेगा, यहां पर खिलौना नहीं था तो चिंतन भी नहीं था, यहां पर खिलौने आए, चिंतन प्रारंभ हुआ, लेकिन वो मूर्त चिंतन है। यहां पर बालक धीरे धीरे बाल्यावस्था से निकल करके समूह में जाने लगता है। समूह में यदि बालक जाएगा तो कुछ यहां पर उसका अमूर्त चिंतन प्रारंभ होगा, जो कि किशोरावस्था की पहचान है। यहां पर बालक जैसे ही खेल के मैदान में जाएगा अमूर्त चिंतन होगा, तार्किक चिंतन का भी कार्य करने लगेगा। किशोरावस्था में बालक में समझ पैदा होगी, सूझ होगी, चिंतन होगा, तर्क होगा, बढ़िया समझ होगी। तो ये बात भी बालक में लागू होती है, जो मैंने पूर्व में आपको विस्तृत तौर से बता भी चुका हूं। आगे समझिएगा, अब विशेषता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विशेषता मैं सारी बात आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आधारशीलता, शेषावस्था को बालक की आधारशीलता कहा गया है, जबकि बाल्यावस्था को विद्यालय की अवस्था और मित्रता की अवस्था यहां पर कही गई है। सीखने का आदर्श काल, ये बात वैलेंटाइन कहता है, सीखने का आदर्श काल, जबकि इसे डर्टी एज, गंदी अवस्था कहा है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था क्या कहा गया है? गंदी अवस्था कहा गया है, जबकि यहां पर इसमें यौनारंभ होता है। खतरनाक काल, हर लोग मोदी कहता है खतरनाक काल। शेषावस्था में चिंतन जीरो नहीं, जीरो होता है तो तार्किक चिंतन के बराबर है। खिलौनों की आयु है शेषावस्था, यहां पर खेल की आयु मानेंगे उसे हम। ये जो खिलौनों की आयु है इसी को हम खेल की आयु, इधर बाल्यावस्था खेल की आयु होगी, और ये बाद में मूर्त चिंतन की अवस्था हो जाएगी। अनुकरण द्वारा सीखना, यहां पर बालक अनुकरण के माध्यम से सीखने का प्रयत्न करता है। सामाजिक मुस्कान की अवस्था, यहां पर बालक किसी को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, जैसा आप करोगे वो मुस्कुराने लगेगा, खुश हो जाएगा, तो एक सामाजिक मुस्कान की अवस्था है। क्षणिक संवेग की अवस्था, यहां पर संवेग ना के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी क्षणिक संवेग होते हैं। बालक हर बात में जल्दी क्रोध हो जाएगा और जल्दी ही शांत भी हो जाएगा, तो संवेग कैसे हैं? संवेग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यदि बात करूं तो संवेगों की स्थिति बालक की हम देखें तो बालक में संवेग क्षणिक होंगे। तीव्र शारीरिक विकास ये शेषावस्था की मुख्य पहचान है। शेषावस्था की मुख्य पहचान है कि बालक का तीव्र शारीरिक विकास होता है, और पराजित नहीं होगा, यह होगा पराश्रित या पर निर्भरता। यहां पर इस अवस्था में बालक दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, माता के ऊपर, पिताजी के ऊपर, परिवार के लोगों के ऊपर। उसे बैठाना, खड़ा करना, खाना खिलाना, नहलाना, टॉयलेट वगैरह साफ करना, ये बातें इस अवस्था में होती है जो बालक को पराश्रित या बालक को पर निर्भर बनाती हैं। उसके बाद में चलूंगा मैं, बाल्यावस्था समग्र रूप से देखिएगा। विद्यालय की अवस्था है, यहां पर बालक इस अवस्था में आते आते विद्यालय में जाना प्रारंभ करता है। इसे गंदी एज भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर बालक नए बढ़िया धुले हुए कपड़े पहनता है, और जैसे ही जाएगा मैदान में गंदा कपड़ा करके, गंदा होकर के आ जाएगा। यहाँ पर उसके जुकाम बुखार भी होती रहती है, तो नाक बहते रहते हैं, बहुत जल्दी थूक वगैरह बाहर आने लगता है, तो इसे वो इस एज को गंदी एज इसलिए कहा गया है। अनोखा काल, मित्रों कोलबुर्स कहता है, ये बात कोलबुर्स कह रहे हैं कि बाल्यावस्था एक अनोखी काल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बालक स्वतंत्र और स्वतंत्र रहता है, ना तो पीछे की चिंता होती है, ना आगे की चिंता होती है, ना खोने का गम है, ना पाने का डर है, ना कोई खुशी है, ना कोई गम है, इसलिए अनोखा काल कहा गया है। स्फूर्ति की अवस्था में मित्रों बालक यहाँ पर सर्वाधिक खेल के मैदान में अपना समय व्यतीत करता है, जिससे उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। इस दरमियान उसमें वो जो शारीरिक क्षमता स्फूर्ति बनकर के सामने आती है,
बालक थकता नहीं है, बहुत ज्यादा खेलेगा, उछल कूद करना उसके जीवन का अंग है। जब तक वो सोता है तब तक वो शांत रहता है। जैसे उसकी आंखें खुली, भाग दौड़ भरी जिंदगी में काम करना प्रारंभ कर देता है। उछलना कूदना, खेलना, रोना धोना, कई लफड़े उसके सामने हो जाते हैं। ये निर्माणकारी अवस्था में तो यहाँ पर बालक एक कच्चे लोहे के समान होता है। जैसे बालक को आप जिस अवस्था में ढालना प्रारंभ करेंगे वो उसी अवस्था में ढल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जरूरत है कि बालक को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, नैतिक संस्कार दें, सामाजिक शिक्षा उसको दें। मूर्त चिंतन की अवस्था में तो यहाँ पर खिलौने जो होते हैं उसके एक कल्पना बना लेता, मिट्टी का घर, कागज की कश्ती, बारिश का पानी, लौटा दो मुझे मेरे बचपन की कहानी। यही बात मित्रों होती है बालक के सामने। वो मिट्टी में बैठ जाएगा तो मिट्टी में अपना घर बनाने लग जाएगा, छोटे छोटे खिलौनों के साथ में अपना आत्मचिंतन करने लग जाएगा। ये तो क्या होती है, तो मूर्त चिंतन की अवस्था है। फिर टोली और समूह की अवस्था, इस अवस्था में बालक टोली में रहता है। यहां पर जब बालक आत्मनिर्भर था, यहां पर बालक स्वयं में अपने आप में खोया रहता था, यहां पर बालक कहां पहुंच गया है, टोली में। यहां पर अंतः दर्शन में रहता था बालक, कहां, अंतः दर्शन। तो यहां पर हम देखते हैं बालक में धीरे धीरे बहिर्दर्शन, कौन सा, बहिर्दर्शन प्रारंभ हो चुका है बालक के मध्य में। वैचारिक क्रियावस्था, वो जो उसके मन में बात आ रही है उसको एक्टिविटी में चेंज कर देगा, क्रिया करना प्रारंभ कर देगा। सृजनात्मकता, यहां पर खेल, खिलौने, एक नई उसकी ऊंचाई होती है। बालक के मन में सृजनात्मकता की चमक रहती है, बनी रहती है। फिर देखिए मिथ्या परिपक्वता, बालक यहाँ पर झूठे शांत के कसीदे करने लगता है। मिथ्या परिपक्वता कौन कह रहा है, ये बात भी जीएस रोस कहता है। सॉरी, हाँ, मिथ्या परिपक्वता कलब्रुस, मिथ्या परिपक्वता की बात जहां पर आती है कि बिल्कुल झूठी शान अपने आप के सामने वो बालक दिखाने लगता है। भाषा का विकास यहां पर होने लगता है और बहिर्मुखता अपने आप में बालक के मन में बन जाएगी। आगे बढ़ता हूं मैं तो देखिएगा किशोरावस्था। बिल्कुल, ये जो मिथ्या परिपक्वता है ये रोस की है, जेएस रोस। देखिएगा यहां पर मित्रता की अवस्था होती है, बहुत सारे मित्र यहां पर हो जाते हैं बालक के, और वो घनिष्ठ, वो जो मित्रता होती है, यहां पर मित्रता, वो मित्रता कैसी होती है मित्रों, घनिष्ठ मित्रता। ये कौन कहता है, ये बात कहता है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था में बहुत ज्यादा मित्र होते हैं और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। यहां पर बालक का यौन आरंभ प्रारंभ हो जाता है, इसे कहते हैं काम परिपक्वता। काम परिपक्वता, फिर कहते हैं तूफान और उलझन की अवस्था होती है। इसमें अनेक प्रकार के बातें चलते हैं मित्रों, अनेक उसके मन में उलझन होती है। जब शारीरिक विकास होता है तो बालक के मन में अनेक बातें आने लगती हैं, झंझावत और तूफानी अवस्था, इसलिए स्टैनली हॉल ने कहा है ये टीन एज कही गई, इसे बसंत ऋतु माना गया है। संक्रांति काल, संक्रांति काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य के काल को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। इसलिए क्या है, ये संक्रमण काल है। समस्याओं की अवस्था में तो यहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं होती है उसके दिमाग में, जो कि भावी जीवन को लेकर के समस्या है, शारीरिक विकास की समस्या है, शरीर में जो परिवर्तन उसकी समस्याएं हैं, मानसिक विकास की समस्या है, संवेगात्मक विकास की समस्या, अपराध प्रवृत्ति की समस्या है। तो बहुत सारी समस्या, इसलिए कहा गया है द एज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्याओं की अवस्था। एज ऑफ ब्यूटी, यहां पर बालक क्या करते हैं, यहां पर ये अपने आप को सुंदर दिखना प्रारंभ करने लगते हैं। बहुत ज्यादा ये होता है कि मैं लोगों के सामने सुंदर दिखूं, सुनहरी अवस्था, इसे गोल्डन एज कहा गया, क्योंकि हर व्यक्ति जीना चाहता है, हर आदमी किशोर अवस्था में जीना चाहता है। वो चाहता है कि लोग मुझे समझे, मैं लोगों को समझूं, समाज मुझे माने, मैं समाज को मानूं।
दिवासोपन, यहाँ पर बालक जो होता है अपने भावी जीवन को लेकर के खुली आंखों से सपने देखने लगता है। ये सपने पूरे करे कि नहीं करे वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सपना देखना बालक प्रारंभ कर देता है। स्वतंत्र और स्वसंध की अवस्था, बालक इस बाल्यावस्था में जैसा हम लोगों ने देखा है, यहां से बालक क्या करता है, स्ट्रिंग के अनुसार बालक अपने घर से बाहर निकलने की सोचता है, माता पिता के साय से बाहर निकलने की सोचता है। यही बात काल्सनिक ने कहा है कि यहां पर बालक में आते आते हम लोग देखते हैं कि वो बालक प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझने लगता है, इसीलिए बालक स्वतंत्र और स्वतंत्र होने की स्थिति में करता है, इसलिए वो घूमना प्रारंभ करता है। वीर पूजा का काल, मित्रों ये नायक पूजा भी होती है, वीर पूजा। इस उम्र में बालक किसी न किसी एक आदमी को अपना आदर्श मानने लगता है, उसी के मार्ग पर चलने लगता है, उसी के किए हुए उन्हें बताए मार्ग का अनुसरण भी वो बालक करने लगता है। देखिएगा अगला, किशोरावस्था के विशेष कथनों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। जो मूल जो कथन है शैशवावस्था के बारे में, वैलेंटाइन ने कहा कि शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है। कौन सा काल है? यह आदर्श काल है। हरलोक महोदय ने कहा कि यह अवस्था खतरनाक और अपीली काल है। इसने कहा है हरलोक महोदय ने, क्योंकि यहाँ पर बालक की मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, इसलिए खतरनाक काल है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि 4.5 वर्ष का बालक जो बनना चाहता वो बन जाता है, जो बनना चाहता भावी जीवन में वो बन जाता है। कितने वर्ष का? 4.5 वर्ष का बालक। जबकि गुडेनेफ कहता है कि व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होना होता है वो 3 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। ये बात कौन कह रहा है? गुडेनेफ। गुडेनेफ कहता है कि बालक का मानसिक विकास जितना होता है वो 3 साल की अवस्था में कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिएगा, बाल्यावस्था के बारे में जो कथन थे, सिगमंड फ्राइड कहता है कि जीवन का ये निर्माणकारी काल है। एक फावड़े से हम लोग निर्माण करते हैं ना, तो फ्राइड ने कहा कि यह जीवन का एक निर्माणकारी काल है। कोलब्रुस ने कहा कि यह बहुत ही अनोखा काल है। कोलब्रुस के अनुसार यह बहुत ही अनोखा काल है। किलपैट्रिक, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कही है? यह बात किलपैट्रिक कहता है। किलपैट्रिक के अनुसार ये जो अवस्था है बहुत ही प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। जेएम रोस, रोस कहता है कि यह मिथ्या परिपक्वता है। जेएस रोस के अनुसार मिथ्या परिपक्वता की अवस्था मानी गई है बाल्यावस्था। स्ट्रेंग, शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो बालक 10 वर्ष की उम्र में ना खेला हो। यह बात कौन कहता है? यह बात कहता है स्ट्रेंग। चलते अगले, किशोरावस्था के विशेष कथन है मित्रों। किशोरावस्था के विशेष कथनों को देखिएगा। यह व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। यह व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। यह बात व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, यह बात कहता आपका वैलेंटाइन। इन्होंने कहा है कि यह एक यहां से एक अपराध प्रवृत्ति का जन्म होता है। अपराध प्रवृत्ति का, क्योंकि जब बालक की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होगी तो बालक के मन में तो अनेक बातें उठने लगेगी। यही बातें अब हम देखते हैं। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह बात जोन्स कहता है। यह बात जोन्स कह रहा है। क्या कहता है? कि किशोरावस्था शैशवावस्था की ही पुनरावृत्ति है। जिस प्रकार के वो जिद, जिस प्रकार का व्यवहार एक शैशव करता है, उसी प्रकार का व्यवहार एक बालक भी, किशोर व्यक्ति भी करने लगता है। देखिएगा, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझने लगता है। यह कथन मित्रों काल्सनी का कथन था। काल्सनी क्या कह रहा है? काल्सनी कहता है कि इस उम्र में आते आते किशोर अपने प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझने लगते हैं। कांटा, याद रखना, कांटा कांटा बोले तो काल्सनिक क्या समझता है? प्रौढ़ों को अपने मार्ग का कांटा समझने लगते हैं किशोर। फिर है किशोर महत्वपूर्ण बनाना, समूह में स्थिति होना प्राप्त करना चाहता है। समूह में स्थिति बनाना या अपना पहचान बनाना, यह बात, ये कथन भी मित्रों जोन्स का है। आप लोग देख लीजिएगा। 40% बालकों को विषम लिंगीय अनुभव प्राप्त हो जाता है।
40% बालकों को, ये कथन मित्रों गेट्स का कथन है। किसका है? गेट्स कहते हैं कि 40% युवा जो लिंगी अनुभव होते हैं, द डिजायर ऑफ सेक्स की संतुष्टि कर लेते हैं। ये कथन 40% का कथन गेट्स से नहीं प्राप्त करना होता है। फिर है, यह अपराध प्रवृत्ति का विकास की नाजुक समय है। अपराध प्रवृत्ति मित्रों, बालक जिस प्रकार से जाता है लोगों के सामने, उच्च क्वालिटी के जो मित्र होते हैं उनके जो शान शौकत बालक देखता है, उसकी कंडीशंस नहीं रहती कि मैं भी ऐसा कर पाऊं, लेकिन यहां पर धीरे धीरे वो रास्ता भटक जाता है और गलत रास्ते पर चला जाता है, जिसमें से चोरी करना, झूठ बोलना आदि अपराध की प्रवृत्ति, घर से भग जाना, यह अपराध को जन्म देने वाली स्थिति। ये बात भी आपको वैलेंटाइन कहता है। 15 वर्ष तक रुचियां बदलती रहती हैं और स्त्री भी हो जाती हैं। ये बात, ये कथन है स्ट्रिंग का। ये 15 वर्ष के बालक के मन में अनेक रुचियां बनती हैं और वो रुचियां बन करके बिगड़ती हैं, बिगड़ करके बनने लगती हैं, लेकिन अंत में देखते हैं रुचि और उसकी आदत स्थिर हो जाती हैं। यह प्रबल तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था है मित्रों। ये कथन है स्टैनले हॉल का। ये कथन किसका है? स्टैनले हॉल का। फिर है, किशोरावस्था में परिवर्तन अकस्मात होते हैं। यह बात मित्रों स्टैनले हॉल ही कहता है। यह बात भी स्टैनले हॉल ही कहता कि ये जो समय है, ये समय अपने आप में बहुत ही तूफान, दबाव का काल है। किशोरावस्था में परिवर्तन अकस्मात होते हैं मित्रों। स्टैनले हॉल की जो बुक थी जिसे एडोलसेंस कहते हैं, उस बुक में उन्होंने अकस्मात या आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके अनुसार कहता है कि किशोर में परिवर्तन जो होते हैं, आवाज में हुआ, उसके यौनारंभ का प्रारंभ हुआ, बालक में जो स्वपन दोष होते हैं, ऐसी स्थितियां जो बनती हैं बालक में, अचानक अकस्मात परिवर्तन, बालक यहां पर समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। ये बातें अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकता, मित्रों से करता है तो उसे भी आधी अधूरी कहानी मिलती है। फिर है, समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं बालक। यहां पर शिशु के समान किशोरों को भी वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। किशोरावस्था सबसे कठिन काल है। ये कथन किलपैट्रिक का है। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी कक्षा। इसमें देखिएगा मैंने आप लोगों को बाल शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक समग्र रूप से बता दिया है, बता चुका हूं आपको। एक शॉर्ट तरीके से, एक साधारण तरीके से मैंने आपको बताया है। अगली क्लास में मैं तीनों जो अवस्थाएं हैं, शैशव, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों का किस प्रकार से सामवेगिक विकास होता है, किस प्रकार से नैतिक विकास होता है, और इन विकास में बालक के सिद्धांत या किन किन लोगों ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में मित्रों मैं चर्चा करूंगा। मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों।